दुनिया समझ रही थी कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। ध्यान से सुनना बेटा कि दुनिया समझ रही थी कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। तो हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे चैनल जीडी कैंपस ई लर्निंग प्रोग्राम में। तो आज आप लोगों के लिए मैं सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जहां हमने फर्स्ट लेक्चर कवर किया था, जहां हमने आवेश के बारे में समझा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में समझा था, हमने आवेश के जो है छोटे छोटे टॉपिक समझे थे, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश की संकल्पना समझी थी हमने, आवेश इलेक्ट्रॉन पर ही आधारित क्यों होता है, माने गणना क्यों करते हैं, मान लो आवेश की गणना जो इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों की जाती है, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले ही। ठीक है, तो आज हमारी क्लास जो स्टार्ट होने वाली है बेटा, वो नेक्स्ट सेशन के लिए रहेगी, हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए रहेगी, और उस टॉपिक का नाम होगा बेटा हमारे पास आवेश के छोटे छोटे से मात्रक। ठीक है ना बेटा, आवेश के छोटे छोटे से मात्रक हम पढ़ेंगे बाबू। और याद रखेंगे ये जो आवेश के छोटे छोटे मात्रक होते हैं, इनका बहुत बड़ा लॉजिक होता है, आपको न्यूमेरिकल के अंदर इनका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए बेटा, अगर हमें कहीं भी 1 माइक्रो दिखाई दे, माइक्रो, इसको हम माइक्रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा हम इसको, माइक्रो। और आपको कहीं भी माइक्रो दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है कि 10 की पावर -6। ठीक, अगर आपको कहीं भी बेटा यहाँ पे कहीं भी आपको मिली दिखाई देता है, मिली एम, तो समझेंगे मिली है, क्या है वो, मिली। और कहीं भी मिली दिखाई देता है तो आपको याद है 10 की पावर -3 होता है। ठीक, अगर आपको कहीं भी 1 नैनो दिखाई दे, नैनो, 1 नैनो दिखाई दे, नैनो, तो याद रखेंगे बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, 10 की पावर -9। और अगर आपको कहीं भी, ध्यान रखो बेटा, अगर आपको कहीं भी पीको दिखाई दे जाए, पी तो इसका मतलब पीको, और पीको दिखाई दे जाए बेटा आपको तो समझेंगे 10 की पावर -12। ठीक, इसी तरीके से 1 केजी, तो 1 केजी का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। बेसिक बेसिस बता रहा हूं क्योंकि आगे चल के का यूज है बेटा, सवालों में आप देखेंगे। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 3 ग्राम, इस तरह से। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास में बेसिक से वैल्यूज है। ये वैल्यू कोई खास नहीं है, ये फैक्ट समझ लो आप कि फैक्ट है। आगे तो के एग्जाम में आपको यूज होंगे, मतलब एग्जाम में या बोले न्यूमेरिकल के अंदर, किसके अंदर बेटा, न्यूमेरिकल के अंदर इनका बहुत ज्यादा यूज होगा, तो आपको ये आने चाहिए। क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसे बोलता है कि यदि 2 माइक्रोकूलम का आवेश किसी बिंदु पर रखा हुआ है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, कुछ भी लाइक। ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे ये फैक्ट है। ये क्या है हमारे पास, फैक्ट, ये हमें याद होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, बेसिक से। चलिए, और इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम समझेंगे आवेश के कुछ सामान्य गुणधर्म। क्या समझेंगे बेटा, आवेश के कुछ सामान्य गुणधर्म। ठीक है ना, यहां लगाता हूं मैं आवेश के सामान्य गुणधर्म। बेटा ये आवेश के सिंपल से गुणधर्म होते हैं जिनको मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसको बोलते हैं हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा हम इंग्लिश में बोलते हैं हम यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, तो आज हम इनके बारे में सीखते हैं। आइए देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूं, अगर पहला ही पॉइंट इसका उठाऊं तो याद रखना, आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण बल के द्वारा किया जाता है। क्या कहा मैंने, आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण बल के द्वारा किया जाता है। प्रतिकर्षण बल माने एक ऐसा फोर्स जो दूसरी वस्तु को अपने से दूर भगा रहा हो। बात समझ पा रहे हो मेरी? चलिए तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम, इधर देखिए पहला पॉइंट कि आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण बल के द्वारा किया जाता है। मैं आपको इसीलिए ब्लैक मार्कर से भी लिख रहा हूं ताकि आप लोग चीजों को हाईलाइट करते हुए चलें। प्रतिकर्षण
बल के द्वारा किया जाता है, बल के द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है, किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चे को तो बताओ। अभी हमने केवल पहला टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है कि आवेश का सही परीक्षण कौन करेगा बेटा? प्रतिकर्षण बल करेगा। चलिए अगर हम यहीं पे बात करें सेकंड पॉइंट, तो सामान्य अवस्था में, किस अवस्था में? सामान्य अवस्था में। जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, बिल्कुल सामान्य अवस्था में पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? सुनिए, सामान्य अवस्था में प्रत्येक पदार्थ पर, या मैं कहूं प्रत्येक वस्तु पर, प्रत्येक वस्तु या पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होते हैं। क्लियर है क्या? फटाफट बताओ। इसका मतलब मैं यूं कहूं कि इलेक्ट्रॉन मान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या इक्वल होंगे? हाँ जी बिल्कुल सर, दोनों इक्वल होंगे, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं। ठीक है, चलिए तो हमने क्या समझा बेटा? पहला कि आवेश का सही परीक्षण, प्रतिकर्षण बल। दूसरा, अगर कोई वस्तु सामान्य अवस्था में है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, माने समान होगी। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको तीसरा पॉइंट बताऊं तो समझेंगे बेटा हम। प्रत्येक पदार्थ में पदार्थ या मैं कहूं वस्तु में, ध्यान देना, प्रत्येक पदार्थ या वस्तु में, ठीक है, आवेश संरक्षित होता है, संरक्षित होता है। बात समझ रहे हो क्या? आवेश कैसा होता है? संरक्षित मतलब कि अगर कोई भी वस्तु है, अगर वो पड़ी हुई है, सामान्य अवस्था में है, समझा, तो प्रत्येक पदार्थ में आवेश है वो पहले से ही आवेश मौजूद है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर सामान्य अवस्था में कोई वस्तु है तो उस पर आवेश होगा कितना? बात समझ रहे हो? तो मैं बोलूंगा वहां आवेश होगा नेट चार्ज। क्या होगा बेटा? यहां पे लिख लेना आप लोग साइड में, नेट चार्ज। और यहां जो नेट चार्ज होगा बेटा कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो। आप लोगों को बेटा ध्यान दो, बहुत बेहतरीन तरीके से टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। कैसे? अगर कोई भी पदार्थ हमारे पास में है और अगर वो सामान्य अवस्था में है, तो उस केस में उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान है, माने बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो उस केस में होगा क्या? उस केस में होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को नष्ट कर देंगे। तो वहां जो नेट चार्ज बचेगा वो क्या बचेगा हमारे पास? शून्य, मान तो जीरो। क्लियर है? चलिए फोर्थ पॉइंट समझना आप। अगर कोई भी चार्ज, समझना, अगर रेस्ट पर है, माने रुका हुआ, इस तरह से आराम से है, उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा कि आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र क्रिएट करेगा, माने विद्युत क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाएगा। ये क्या बात कही सर आपने? हाँ यही बात है, आपको समझना है। क्या समझाया मैंने? अगर कोई भी आवेश या कोई भी चार्ज रेस्ट पर है, मान रुका हुआ है, एक जगह पर स्थिर है, तो वो केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाता। लिखते हैं इस बात को, आइए। यदि कोई आवेश स्थिर है, कैसा है? स्थिर है, तो केवल यह विद्युत क्षेत्र बनाएगा, माने इसको ब्लैक से लिख देता हूं ना ताकि याद रहे। केवल यदि, तो देखिए बेटा, यदि कोई आवेश अगर स्थिर है, माने वो रुका हुआ है चार्ज, कैसा है?
रुका हुआ एक स्थान पर। तो हमें ये बात याद रखनी है कि आवेश सदैव विद्युत क्षेत्र बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाएगा। लेकिन अगर वो आवेश कैसा है, रुका हुआ है, स्थिर है, तो लिखा है यदि कोई आवेश स्थिर है, कैसा है बेटा, स्थिर है, तो केवल यह विद्युत क्षेत्र बनाएगा, न कि चुंबकीय क्षेत्र। केवल क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उत्पन्न करेगा या करता है, करता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा राइटिंग समझ में आना चाहिए एक्यूरेट लेवल पर। चलिए अब इसी तरीके से हमारे पास में पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट ये भी मुझे याद रखने वाला है बेटा, आगे चल के आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, वो पूछ लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल में नहीं पूछेगा तो कहीं ना कहीं ये आपको एमसीक्यू में दे देता है, वहां दिक्कत होती है। देखिए यदि यदि कोई आवेश, यदि कोई आवेश, यदि कोई आवेश नियत वेग से, देखो मैं जो ब्लैक पेन से लिख रहा हूं उसको देखना है आपको, नियत वेग से, नियत वेग से, यदि कोई आवेश नियत वेग से, बात को समझो, नियत वेग से, नियत वेग का मतलब अगर कोई वस्तु ऐसे चल रही है, अगर 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दौड़ रही है तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़नी चाहिए, समझ रहे हो। जैसे एक सिपाही अगर वो दौड़ रहा है, अगर उसने अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखा हुआ है, कांस्टेंट रखने का मतलब कि वो 1 घंटे के अंदर अगर 20 किलोमीटर दौड़ेगा तो वो 1 घंटे के अंदर ही 20 किलोमीटर दौड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो 1.5 घंटा ले ले। बात को समझो, उसकी स्पीड बदलनी नहीं चाहिए। अगर स्पीड बदल गई, अगर वेग बदल गया तो वहां त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, तुरंत क्या उत्पन्न होगा, त्वरण। ये बात हमें याद रखनी है। सुनो, यदि कोई आवेश नियत वेग से गतिमान है, नियत वेग से गतिमान है तो उस केस में क्या होगा, वेग से गतिमान है, गतिमान है तो आवेश विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, दोनों उत्पन्न करेगा, दोनों उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। क्या आप मेरी बात से सहमत है बेटा? क्या आप मेरी बात से सहमत है? अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब आपका गतिमान है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है अगर चार्ज, तो उस केस में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। लेकिन अगर केस ऐसा भी बन सकता है कभी, छठवां पॉइंट लगा देता हूं चलो मैं आपके लिए, कि यदि कोई आवेश, कोई आवेश नियत वेग से गतिमान नहीं है, नियत वेग से, लिख देता हूं, नियत वेग से, वेग से, नियत वेग से गतिशील या गतिमान, गतिशील या गतिमान नहीं है, नहीं है, तो अब नियत वेग से गतिशील नहीं है मतलब ये अपनी वेलोसिटी को जगह जगह पर चेंज करेगा। बात समझ रहे हो? ये अपनी वेलोसिटी को क्या करेगा, चेंज, जगह जगह वेलोसिटी को क्या करेगा, चेंज। आपको पेज में आनी चाहिए मेरे बच्चे, आपको ये चीज याद होनी चाहिए। अगर चार्ज जगह जगह अपनी वेलोसिटी को बदल रहा है, अपने वेग को बदल रहा है, पहले तो दौड़ेंगे सर, मतलब पीटी उषा की तरह धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, और फिर ऐसे ऐसे, समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो? मतलब अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उस केस में हमें याद रखना है ये बात कि गतिशील नहीं है, तो आवेश त्वरित होगा, पहली चीज, आवेश त्वरित होगा, पहली चीज, त्वरित होगा, पहली चीज, ये हमें याद रखना है। आवेश क्या होगा, त्वरित होगा। हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, ठीक है। आपको क्लास 11th में मैंने पढ़ा रखा है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। चलिए, तो आवेश त्वरित होगा तथा त्वरित आवेश,
त्वरित त्वरित आवेश, त्वरित आवेश, त्वरित आवेश, वैद्युत क्षेत्र, ध्यान सुनना बेटा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, कौमा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय, ऐसे लिखता हूं, वैद्युत, वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसको इंग्लिश बोलते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, उत्पन्न उत्पन्न करता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं बेटा? बताइए, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस सर। आपने बताया पहला टॉपिक, पहले टॉपिक में आपने बताया आवेश का सही परीक्षण प्रतिकर्षण बल करेगा, हमारे समझ में आया सर। दूसरा आपने बताया आवेश प्रत्येक पदार्थ में संरक्षित होता है। तीसरा आपने बताया कि सामान्य अवस्था में अगर वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान होते हैं, जिसके कारण उसमें नेट चार्ज क्या होता है? शून्य। चौथा आपने बताया कि कोई आवेश अगर रेस्ट पर है, माने रुका हुआ है, तो वो क्या करेगा? केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। पांचवा बताया कि अगर कोई आवेश नियत वेग से गतिशील है तो वह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और छठवां पॉइंट बताया कि यदि आवेश नियत वेग से गतिशील नहीं है तो कैसा होगा? त्वरित। ओके सर, अगर आवेश त्वरित है तो इसका मतलब वो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत चुंबकीय तरंगे EMW बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीनों उत्पन्न करता है। क्या आप मेरी बात से सहमत है? तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट कर दो बेटा। समझ रहे हो क्या? चलिए इसको हटाता हूं मैं। ठीक है बेटा, मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते हुए चलना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, मेरे साथ साथ मेरे बच्चे नोट्स बनाने हैं आपको, ठीक है? चलिए हटा देता हूं इसे मैं। देखिए अब देखिए, देखिए तो बेटा हमने आवेश के अभी केवल सामान्य गुण पढ़े। क्या पढ़े हमने? केवल सामान्य गुण। अब हम पढ़ेंगे आवेश के सामान्य गुणों के साथ साथ एक दो टॉपिक और ऐड कर देता हूं, या फिर इनको मैं मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक होता है युग्म विनाश, एक होता है युग्म उत्पादन। हालांकि वो मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक है, हमारे फिजिक्स में मतलब हमारे चैप्टर नंबर 1 में नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स में है, जो कि 14वां चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत कुछ मिलेगा उसके अंदर, लेकिन फिलहाल में हमें पढ़ के चलना है बेटा इसके मूलभूत गुण, आवेश के मूलभूत गुण। ध्यान बेटा, पहली हेडिंग लगाएंगे हम आज की, यहां पे लिख देता हूं, चलो मैं, आवेश के मूलभूत गुण, मूलभूत गुण, मूलभूत गुण। मेरी बात को समझो बेटा आराम से आप लोग। इसको हम बोलेंगे क्या? इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा यहाँ पे, ध्यान बेटा, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आज का हमारे पास नया टॉपिक। ठीक, देखिए तो इसमें बेटा हमारे पास पहला ही जो टॉपिक है उसका नाम क्या, आइए जानते हैं। उसका नाम समझते बेटा हम, आवेश का क्वांटीकरण। क्या बेटा? आवेश का क्वांटीकरण। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा राइटिंग समझ में आना चाहिए और उम्मीद है कि समझ में आ भी रहा होगा। आवेश का क्वांटीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला मैंने? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आराम समझिए मेरे बच्चे, आराम से, ठीक है ना? देखिए इसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा लॉ को तोड़ना पड़ेगा, उसको भी तोड़ूंगा और उसके ऊपर नोट पॉइंट भी करवाऊंगा। जरा देखिए,
अगर बेटा मैं आपसे कहूं, एक छोटा सा टॉपिक उठाऊंगा, देखो कि हमारे पास एक ब्लॉक ये है और एक दूसरा ब्लॉक हमारे पास ये है, हमारे पास दो ब्लॉक है। अगर इस ब्लॉक से, ध्यान दो, इस ब्लॉक से अगर दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो केवल ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा, या तो एक या दो या तीन। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा मन करा और मैंने क्या किया, आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, या 3/2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, या 4/3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया? क्या ऐसा हो सकता है? बताइए। तो आप बोलेंगे सर आपने ऑफलाइन वाली क्लास में बताया था क्वार्क के कॉन्सेप्ट के बारे में, क्वार्क कॉन्सेप्ट के बारे में, कि क्वार्क में हमें सिखाया जाता है कि हम आवेश को तोड़ सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी आवेश का ये छोटा यानी सबसे छोटा मात्रक वेरीफाइड नहीं है, इसलिए हमारे सिलेबस में भी नहीं है, जैसे हम आपको पढ़ा नहीं रहे। कहने का मतलब मैं आपको समझा दूंगा, ये भी टॉपिक आपको मॉडर्न फिजिक्स में मिलेगा, चिंता करने की कोई बात नहीं मेरे बच्चे। क्वार्क के अंदर में समझाया जाता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक ये वेरीफाइड नहीं हो पाया। चलिए आगे देखिए। तो बेटा क्या समझाया मैंने कि अगर यहां से या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या 4। कहने का अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पूरा का पूरा ही निकलेगा, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आधा निकल जाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम लिखेंगे इस बात को कि किसी निकाय में, कि किसी निकाय में, किसी निकाय में, निकाय या वस्तु में, निकाय या वस्तु में, निकाय या वस्तु में, निकाय या वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों के गुणनफल को किसी निकाय या वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों के गुणनफल को हम आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस और नो बताइए। मैं बताया अगर कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है या हमारे पास कोई भी एक वस्तु है या कोई भी हमारे पास एक मैटर या पदार्थ है, अगर हमें उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो या तो हम पूरा एक निकालें, या दो निकालें, या 3 निकालें, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आधा निकाल दें, 2.5 निकाल दें, 3.25 निकाल दें। बात समझ रहे हो? तो उस केस में हम बोलेंगे कि किसी निकाय या वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों के गुणनफल को हम आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। इसका फॉर्मूला में याद रखना है बेटा कि इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस का NE। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस का NE। इसका मतलब है कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अगर कोई वस्तु में धनावेश है तो प्लस लगा दो, अगर ऋणावेश है तो माइनस लगा दो। कहने का मतलब अगर आवेश, चलो लिख देता हूं यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूं साइड में, है ना, साइड में, तो आपको याद है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी, क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन की क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो सर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर है क्या? चलिए अगर इस केस में मैं बोलूंगा तो n बराबर वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 इस तरह डॉट डॉट डॉट। और इसमें मुझे एक चीज जो और याद रखनी है बेटा कि E की वैल्यू तो फिक्स है, प्लस माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं अभी तक के रिकॉर्ड में? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं अब तक के रिकॉर्ड में? यस और नो बताइए, बताइए। और यस तो कमेंट करो फटाफट से, नो तो कमेंट करो फटाफट से, मैं तब तक चेक कर लूं। यस तो कमेंट करो, नो तो कमेंट करो फटाफट से। चलिए
तो इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। हटाने से देखिए, अब इसे हटाता हूं साइड में थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए इसे हटा रहा हूं थोड़ा सा साइड में मैं, ठीक है ना। देखिए हमें एक नोट पॉइंट समझना होगा यहाँ बेटा, एक नोट पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी ऐड नहीं है, तो मैं आपको केवल हिंट दूंगा, ज्यादा नहीं समझाऊंगा कि आवेश का एक सबसे छोटा मात्रक और भी है। आवेश का एक सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, छोटा मात्रक, मात्रक क्वार्क होता है। क्वार्क, क्वार्क, क्वार्क होता है। क्वार्क भी है, ऐसे क्वार्क भी है, परंतु यह अभी पाठ्यक्रम में नहीं है, पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। कल को किसी ने करा दिया तो हो सकता है आपको सर ने बताया नहीं, सम्मिलित नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में और आगे भी चर्चाएं हैं बेटा, ध्यान दें, इसके बारे में आगे और भी चर्चाएं हैं, जिनको हम करेंगे किसके अंदर बेटा, इनको करेंगे हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, क्योंकि वहां पर हम अर्धचालक के बारे में समझेंगे और अर्धचालक में हमें बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो क्या आप लोग अब तक के रिकॉर्ड में आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो मुझे कमेंट में बता दो कि यस सर वी हैव राइट, कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, यहां तक तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। मैं चलिए, तो बेटा मैं आपको इसके लिए एक न्यूमेरिकल लिखवाता हूं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल यहां साइड में देखिए जरा बेटा, मैं थोड़ा सा स्टेज से नीचे उतरूंगा और देखिए पहला न्यूमेरिकल, यदि किसी चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए। या एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि आगे चल के बेटा ऐसे न्यूमेरिकल हम और भी कराएंगे, ठीक है। आज जैसे हमने फॉर्मूला फर्स्ट पढ़ा और फॉर्मूले फर्स्ट में हमने देखा पहला न्यूमेरिकल लगा दिया, इसके बेस पर जितने न्यूमेरिकल होंगे आपको आफ्टर क्लास मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए सॉल्व करेंगे बेटा ऐसे, तो लिखा यदि किसी चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो इसका मतलब दिया है, दिया क्या बेटा हमें दिया है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो n का मान कितना हमारे पास 5, ठीक है। और E का मान हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है, क्लियर। और इसी के बाद हमें निकालना क्या बेटा, यहाँ पे Q, क्या निकालना है Q, ठीक। तो फॉर्मूला आपके ऊपर है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ओके। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n का मान हमारे पास कितना है बेटा, तो बोलेंगे n का मान है बेटा हमारे पास 5, और E का मान कितना है, तो बोलेंगे E का मान है सर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, क्लियर है क्या। तो इसके बेस पर हम क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, तो Q इज इक्वल टू 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, यस और नो, बताइए। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, यस और नो, बताइए। अगर हम देखेंगे तो 6 पंजे 30, 30 की 0 8 लगी 3, और 5 एकम 5 और 3 8, सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा हो गया। आइए अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। उस न्यूमेरिकल को मैं साइड में लिख देता हूं यहाँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं यहाँ, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, यहाँ, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूं साइड में, देखते हुए चलना आप लोग आराम से। और सॉल्व हम चाहेंगे तो नीचे भी कर लेंगे, नीचे जगह है, क्योंकि अभी आपको मैं केवल 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसके बाद आपको क्लास के बाद आपको और न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल, यदि किसी चालक पर
चालक पर एक कूलाम का, एक कूलाम, 1 C माने एक कूलाम का आवेश उपस्थित है, आवेश उपस्थित है, उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन की गणना कीजिए, गणना कीजिए। चलिए, तो ये बेटा हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है, बताइए इसके बारे में। अब तो बोलेंगे सर यहाँ पे हमें Q का मान पहले से गिवन है 1 कूलाम, तो Q इज इक्वल कितना है हमारे पास 1 कूलाम, ठीक है, जो कि दिया हुआ है। E का मान हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 है, बिल्कुल सर। और अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे N, माने N का मान। तो अगर आप गौर करें तो यहां से समझें कि अगर यहां से हम N का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे N का, तो क्या आएगा Q अपॉन में E, क्या आएगा Q अपॉन में E। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला आएंगे Q अपॉन में E। Q का मान कितना है बेटा हमारे पास, तो Q का मान है यहाँ पे 1 अपॉन में 1.6, तो 1.6 इंटू 10 की पावर ऊपर भेज देंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 19 प्लस के, क्योंकि ये पावर अपॉन में जाएगी और अपॉन से फिर से किसमें आएगी ऊपर, ठीक है ना, तो ऊपर आएगी न्यूमरेटर में, तो पावर माइनस तो कैसे जाएगी हमारे पास प्लस। चलिए अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो यहाँ 0 बढ़ा दूंगा और यहाँ हो जाएगा 10, तो 10 बट्टे कितना हो जाएगा 16, 16 का भाग अगर मैं 10 में करूं तो आप बताओ मुझे कितना आएगा, तो बोलेंगे सर n इज इक्वल, यहां से एक 0 ले लो, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ पावर हमारे पास 18। अब 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 16 छिक्के 96, कितना बचा हमारे पास 4, 16 दूनी 32, कितना बचा हमारे पास बेटा यहाँ पे, अब हमारे पास बचा सर यहाँ पे 8 और 16 पंजे 80 इंटू 10 की पावर कितना बेटा हमारे पास 18 कूलाम हमारे पास आंसर है। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, बताओ यस और नो। तो ये बेटा हमारे पास में 2 न्यूमेरिकल थे, आप लोगों को मैंने कराए, ठीक है। इस तरह से आपको और न्यूमेरिकल भी मैं आपको स्लाइड पे मतलब सेट कर दूंगा या आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से न्यूमेरिकल कॉपी पेस्ट करें और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करें। कल की क्लास में और न्यूमेरिकल करवाऊंगा, फिलहाल में हमारे पास टॉपिक समझ रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास क्लास है, बहुत समय है, न्यूमेरिकल स्पेशल भी करवाऊंगा मैं अलग तरीके से, आप लोग बस अच्छे से समझिए। क्या मैं इसको हटा दूं अभी, क्या मैं इसको हटा दूं अभी बेटा मेरे बच्चे बताइए, चलिए इसको मैं अभी हटा देता हूं, ठीक है ना, चलिए। हाँ तो देखिए बेटा, अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है आवेश की योज्यता। बोलेंगे आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, ठीक है, आवेशों की योज्यता, इसको इंग्लिश बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेशों की योज्यता, ठीक है। अब आवेशों की योज्यता क्या है जरा समझिए, कि किसी निकाय में उपस्थित कुल धनावेश, ध्यान समझना, किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश, किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश तथा इसके अन्य आवेशों के योग के बराबर होता है। फिर से, किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश
कुल आवेश इसके अन्य आवेशों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? यस और नो। अब कहो सर ये चीज हमें थियोरेटिकल समझ में नहीं आई, विद कॉन्सेप्ट बात करो। चलो करते हैं बात। देखो हमारे पास मान लो ये कोई निकाय है इस तरह से, ठीक है, और इस निकाय का ये बेटा हमारे पास में क्या है, केंद्र बिंदु है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि यहां आवेश हमारे पास Q1 है, यहां आवेश हमारे पास Q2 है, ऐसे यहां आवेश हमारे पास Q3 है, और यहां आवेश हमारे पास Q4 है। कैसा है? Q4। यहां आवेश हमारे पास Q5 है, यहां आवेश हमारे पास Q6 है, यहां आवेश हमारे पास Q7 है, और यहां आवेश हमारे पास Q8 है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं कि इनको प्लस और माइनस का कर देता हूं। इसका प्लस और माइनस। मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, और ये बेटा हमारे पास प्लस है, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या कहा, जरा आप एक बार मेरी बात को समझें और डायग्राम को बनाएं। देखिए डायग्राम को जरूर बनाएं बेटा बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि आगे दिक्कत ना आए, आगे दिक्कत ना आए। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटाता हूं, ठीक है। हाँ जी, तो ये बेटा हमारे पास Q है। अब मैंने क्या बोला बेटा, देखिए यहां पे कि किसी निकाय का कुल आवेश, तो इस निकाय का कुल आवेश क्या है? Q प्लस Q, और वो भी कौन सा? कैपिटल Q। तो किसी निकाय का कुल आवेश इसके अन्य आवेशों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये कि मुझे इस बात को नोट करना पड़ेगा, इस बात को मुझे नोट करना पड़ेगा बेटा, इस बात को मुझे नोट करना पड़ेगा। क्या? देखिए कि आवेशों को सदैव उनके चिन्ह के साथ, आवेशों सदैव उनके चिन्ह के साथ, किसके साथ बेटा? चिन्ह के साथ जोड़ा जाता है, क्लियर? बताइए क्या बोला मैंने? आवेशों को सदैव किसके साथ जोड़ते हैं हम? चिन्हों के साथ। किस तरह से? आइए, जैसे अगर मैंने आपसे कहा बेटा, मैंने आपसे कहा कि Q इज इक्वल टू क्या आएगा, तो बोलेंगे सर Q1, तो माइनस का Q1 प्लस Q2 बेटा प्लस Q2, तो Q2 प्लस Q3 कैसा है बेटा हमारे पास? Q3 प्लस का है, Q3 प्लस Q4 कैसा है बेटा हमारे पास? प्लस का है, Q5 बेटा हमारे पास प्लस का है, Q6 तो Q6 बेटा हमारे पास माइनस का है, तो माइनस का Q6 लगा देंगे, प्लस Q7 कैसा है बेटा हमारे पास? माइनस का है, तो माइनस का Q7 लगा देंगे, और Q8 तो Q8 क्या होगा बेटा हमारे पास? Q8 भी हमारे पास कैसा है यहाँ पे? माइनस का, तो माइनस का Q8 लगा देंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हो? यस और नो? क्या आप मेरी बात से सहमत हो? यस और नो? मेरे बच्चे बताइए, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस और नो? तो बेटा उस केस में मुझे याद रखना है कि किसी निकाय का कुल आवेश इसके अन्य आवेशों के योग के बराबर है, और हमेशा आवेशों को आप उनके चिन्ह के साथ जोड़ेंगे, ठीक है ना? चिन्ह के साथ। और यही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आप डायग्राम बना लेना और अच्छे से इसको समझ लेना एक बार। अच्छा इसमें एक नोट पॉइंट और बता दूं मैं आपको, देखिए बेटा समझो, बहुत अच्छे समझो, आराम से समझो। अगर मैं आपसे कहूं बेटा ध्यान देना कि आवेश सदैव, ध्यान देना, आवेश ऐसे देना, ऐसे यदि किसी
यदि किसी वस्तु या पदार्थ, क्या बोला मैंने, यदि किसी वस्तु या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पदार्थ पर द्रव्यमान की कमी हो जाती है, क्लियर? बताइए, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग, अगर सेकंड नोट पॉइंट, यदि कोई पदार्थ या वस्तु, या यूं कहूं मैं वस्तु, कोई पदार्थ या वस्तु, ध्यान देना, यदि कोई पदार्थ या वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो क्या होगा? देखिए, उस पदार्थ पर द्रव्यमान की अधिकता होती है। और इसके बारे में आपको बता चुका हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में, ठीक है? हम इसके बारे में कहां पढ़ चुके हैं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में और मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? अगर किसी वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उस पर कितने मास की कमी हुई, कितने द्रव्यमान कमी हुई? तो वो 9.1 × 10⁻⁻⁻⁰ kg। अगर किसी पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। चलिए, तो बेटा आपको नोट पॉइंट सेकंड है, तो ये बेटा हमारे पास नोट पॉइंट सेकंड रहा। तो आज तक का हमारे पास जो टॉपिक थे, वो टॉपिक हमने आपको आवेश के छोटे छोटे मात्रक बताए। पहले हमने आवेश के छोटे मात्रक बताए, उसके बाद हमने आपको बताया आवेश का क्वांटिटेटिव सिद्धांत, उसके ऊपर हमने टॉपिक बताए, फिर न्यूमेरिकल किए, आवेश के कुछ सामान्य गुणधर्म बताए, आवेश के सामान्य गुणधर्म बाद आवेश के कुछ मूलभूत गुणधर्म बताए, जिनमें हमने आपको 2 गुणधर्म बताए। तीसरा हम कल समझेंगे आवेश संरक्षण का नियम समझेंगे हम, फिर हम आपको समझाएंगे आगे के टॉपिक। तो आज की क्लास को हम यही खत्म कर रहे हैं मेरे बच्चे, मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।